Namaste friends and welcome to you my YouTube channel Lab Science Education. This video I am talk about the classification of ब्रायोफाइट। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ ब्रायोफाइट पादपों के वर्गीकरण के बारे में। तो ब्रायोफाइट पादपों को रोथमैलर नाम का एक वैज्ञानिक था और रोथमैलर नाम के वैज्ञानिक ने 1951 में ICBN के अनुसार, यहाँ ICBN का अर्थ है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, एक संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पादपों के नामकरण का कार्य करती है। तो इस ICBN के अनुसार संपूर्ण ब्रायोफाइट पादपों को 3 क्लासों में क्लासीफाई किया है, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है, जिसमें फर्स्ट है हेपेटिकोप्सिडा, सेकंड है एंथोसेरोटोप्सिडा और थर्ड है ब्रायोप्सिडा। पुनः मैं बात कर रहा हूँ क्लास फर्स्ट हेपेटिकोप्सिडा की, जिसे हम लिवर बर्ट के नाम से जानते हैं। इस क्लास को भी आगे कैंपबेल नाम के वैज्ञानिक ने 1936 में 4 ऑर्डर में क्लासीफाई किया है या वर्गीकृत किया है। ये 4 ऑर्डर इस प्रकार हैं, जिसमें फर्स्ट है मार्केंसिएल्स और मार्केंसिएल्स गण के अंतर्गत उदाहरण के रूप में रिक्सिया, मार्केंसिया पादप आदि पादपों को सम्मिलित किया गया है। सेकंड है स्फीरोकार्पेल्स, स्फीरोकार्पेल्स गण के अंतर्गत स्फीरोकार्पस को रखा है। थर्ड है जंगरमेनियल्स, जंगरमेनियल्स में पोरेला पादप को रखा गया है। और फोर्थ है कैलोब्राइल्स, जिसमें हम हैप्लोमेट्रियम पादप को रखा गया है। अब मैं बात करूंगा आपसे नेक्स्ट सेकंड क्लास एंथोसेरोटोप्सिडा की, जिन्हें हम हॉर्नबर्ट के नाम से भी जानते हैं। इस एंथोसेरोटोप्सिडा में केवल एक ही ऑर्डर रखा है, वो है एंथोसेरोटेल्स। और इस एंथोसेरोटेल्स में हम पादप एंथोसेरोस का अध्ययन करते हैं या एग्जाम्पल के रूप में इसको पढ़ते हैं। थर्ड जो क्लास है वो ब्रायोप्सिडा, ये अधिकांश से ब्रायोफाइट पादप इसी के अंतर्गत रखे गए हैं, जिन्हें हम मॉस के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रायोप्सिडा संपूर्ण क्लास को रीमर्स नाम के वैज्ञानिक ने आगे 1954 में 4 सब क्लासों में यानी 5 उपवर्गों में विभाजित किया है। यहाँ आपको बता दूं कि ये प्रथम 2 क्लास हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटोप्सिडा को आगे ऑर्डरों में विभाजित किया गया है, जबकि रीमर्स ने ब्रायोप्सिडा को उप वर्गों में विभाजित किया है। यह आपको विशेषता याद रखने वाली बात है। तो ये 5 उपवर्ग इस प्रकार हैं, जिसमें फर्स्ट है स्फैग्निडी, और स्फैग्निडी में उदाहरण के लिए स्फैग्नम पादप को रखा गया है। सेकंड है एंड्रिएडी, जिसमें एंड्रिया को रखा गया है। थर्ड है ब्राइडी, ब्राइडी में फ्यूनेरिया पादप को रखा गया है। फोर्थ है बक्सबोमिडी, जिसमें बक्सबोमिया पादप को रखा गया है। और लास्ट है पॉलीट्राइकिडी, जिसमें पॉलीट्राइकम पादप को रखा गया है। ये संपूर्ण ब्रायोफाइट पादपों का क्लासिफिकेशन है। अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा प्रत्येक क्लास में पाए जाने वाले पादपों के महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यह क्लास फर्स्ट है हेपेटिकोप्सिडा। ये हेपेटिकोप्सिडा जो है लैटिन वर्ड हेपेटिका प्लस ऑप्सिडा से मिलकर के बना है। यहाँ पर हेपेटिका का अर्थ है लीवर, ऑप्सिडा जो है ICBN के अनुसार ये क्लास के बाद लगाए जाने वाला बर्ड है। इसका दूसरा नाम है लीवर बर्ड के नाम से हम जानते हैं, जिसको 2 भागों में बांटा गया, लीवर प्लस बर्ड। लीवर का अर्थ है जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाला एक ऑर्गेन है, अंग है, जबकि बर्ड का अर्थ होता है हर्ब, अर्थात इनकी आकृति जंतुओं के लीवर के समान होने के कारण हम इन्हें हॉर्न लीवर बर्ड के नाम से भी जानते हैं। इन लीवर बर्ड जो पादप हैं, इनमें डोमिनेंट पादप जो होता है ये गैमेटोफाइट होता है। मुख्य पादप गैमेटोफाइट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है प्लांट बॉडी, यानी इनका पादप शरीर जो होता है फर्स्ट थैलॉइड होता है। और थैलॉइड के रूप में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पादप सत्य रूप से जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो प्रोस्टेट के रूप में हो सकते हैं, श्यान
आकृति के रूप में हो सकते हैं। और शयन का अर्थ है कि कोई भी पादप जो होता है किसी सबस्ट्रेट पर लेटा हुआ होता है, लेकिन इसका शीर्ष भाग थोड़ा सा एयर की तरफ उठा हुआ होता है, तो ये स्थिति शयन होती है और इस प्रकार ये पादप पाए जाते हैं। सेकेंड है लॉब्ड पाली के रूप में भी ये थैलस हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये फॉलिएज होते हैं यानी पत्तियों के रूप में भी पाए जाते हैं। और डोर्सोवेंट्रल, डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस इसमें पाई जाती है, तो पृष्ठाधार रूप में भी ये की प्लांट बॉडी पाई जाती है। नेक्स्ट करेक्टर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिजर्ट्स। रिजर्ट्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये पादपों में पाए जाने वाले वह संरचनाएं होती हैं जो कि किसी पादप को आधारी सतह से चिपकाए रखने तथा वाटर एवं मिनरल्स के एब्जॉर्बेशन का कार्य करती हैं। तो ये रिजर्ट्स जो होते हैं ये वेंट्रल सरफेस यानी वह सतह जो कि आधार की तरफ पाई जाती है उसे हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं और इस वेंट्रल सरफेस पर ये पाए जाते हैं। इस क्लास के जो रिजर्ट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, अनब्रांचेड होते हैं यानी इनमें शाखाएं अनुपस्थित होती हैं। ये जो रिजर्ट्स होते हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक स्मूथ वॉलेड में, स्मूथ वॉलेड के बारे में बता दूं कि इनकी जो भित्ति होती है वो चिकनी होती है, तो ऐसे रिजर्ट्स को हम स्मूथ वॉलेड चिकनी भित्ति युक्त रिजर्ट्स कहते हैं। जबकि सेकेंड है ट्यूबरकुलेटेड रिजर्ट्स, इनकी जो भित्ति होती है ये खुरदरी पाई जाती है, इसलिए हम इन्हें ट्यूबरकुलेटेड रिजर्ट्स कहते हैं। तो इस क्लास में दोनों प्रकार के जो रिजर्ट्स हैं ये पादपों में उपस्थित होते हैं। रिजर्ट्स के साथ यहाँ पर स्केल्स भी पाए जाते हैं और ये जो स्केल्स होते हैं एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, ये एक कोशिका से मिलकर भी बने भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई मोटे बैंगनी रंग के उपांग होते हैं। और ये जो मोटे बैंगनी रंग के उपांग हैं इन्हें हम स्केल्स कहते हैं, जो वृद्धि बिंदु यहाँ से पादप की वृद्धि होती है उस वृद्धि बिंदु की सुरक्षा का कार्य करते हैं। तो ये स्केल्स भी इन पादपों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है कि लीफी प्लांट जो होते हैं, पर्नेल जो पादप होते हैं, उन पर्नेल पादपों में पत्तियां जो होती हैं वो मेन एक्सिस पर 2-3 पंक्तियों में क्या होती हैं, अरेंज होती हैं या व्यवस्थित रूप से पाई जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो लीफ होती हैं इन लीफ में मिडरिब एब्सेंट होती है। यहाँ मिडरिब का अर्थ है कि पत्तियों में मध्य में पाई जाने वाली एक गहरी जो संरचना होती है उसे हम मिडरिब कहते हैं। और ये मिडरिब जो होती है ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। थैलस जो होता है ये 3 भागों में डिवाइड होता है, यानी इन पादपों में जो थैलस पाया जाता है ये इंटरनली रूप से, आंतरिक रूप से 3 भागों में डिवाइड होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो थैलस होता है कुछ इस प्रकार से 3 क्षेत्रों में डिवाइड होता है। फर्स्ट है फोटोसिंथेटिक रीजन, ये डोर्सल सतह की तरफ पाए जाने वाला रीजन होता है। इस रीजन में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ये भोजन बनाने का कार्य करता है। इस फोटोसिंथेटिक रीजन में ही कुछ विशेष खाली स्थान या चैम्बर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम एयर चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। और ये एयर चैम्बर्स जो होते हैं ऊपरी सतह पर स्टोमेटा से जुड़े हुए होते हैं जो कि गैसों के एक्सचेंज का कार्य करते हैं। और थर्ड रीजन जो होता है वो स्टोरेज रीजन होता है, यानी ये वेंट्रल साइड की तरफ पाए जाने वाला क्षेत्र होता है जिससे स्टोरेज रीजन कहते हैं। और ये स्टोरेज रीजन में फूड स्टोरेज रहता है। तो इस प्रकार थैलस जो होता है ये आंतरिक रूप से 3 क्षेत्रों में डिवाइड होता है। यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक रीजन है इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, लेकिन पायरिनोड यहाँ क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट है कि कायिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बाई प्रोग्रेसिव डेथ एंड डेकी यानी ओल्डर पार्टों के मरण क्षय के द्वारा भी होता है, अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा होता है, जैमा ट्यूमर आदि विधियों से इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। प्लांट जो होते हैं ये मोनोसियस या डायोसियस होते हैं, अर्थात कुछ पादप ऐसे होते हैं जो मोनोसियस अर्थात जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का जो निर्माण है एक ही पादप में होता है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का निर्माण अलग अलग थैलस में होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनों का जो विकास है ये थैलस की डोर्सल सतह पर सिंगल सुपरफिशियल सेल से होता है, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें जो स्पोरोफाइट पाया जाता है, स्पोरोफाइट जो प्लांट पाया जाता है ये सरल प्रकार का होता है। इसमें केवल
कैप्सूल पाया जाता है। यानी कुछ पादप तो ऐसे होते हैं जैसे रिक्सिया में ओनली कैप्सूल पाया जाता है, जबकि मार्केंसिया जो पादप होता है ये फोटोसीटा एंड कैप्सूल यानी तीनों में ये विभेदित होता है। यानी मेन रूप से इसमें कैप्सूल ही पाया जाता है, बाकी कुछ पादपों में फोटोसीटा कैप्सूल में भी ये विभेदित हो सकता है। नेक्स्ट है कि स्पोरोफाइट जो होता है पूर्णतः गैमेटोफाइट पर यानी अपने भोजन के लिए पूर्णतः गैमेटोफाइट पर यह निर्भर रहता है। बीजाणुओं के निर्माण हेतु आर्किस्पोरियम कोशिकाओं का जो विकास है ये एंडोथीसियम से होता है। बीजाणुओं के निर्माण हेतु जो आर्कोस्पोरियम यानी प्रसूतक कोशिकाओं का जो विकास होता है ये एंडोथीसियम से होता है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ये जाइगोट है यानी सर्वप्रथम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में जो गैमेट्सों का निर्माण होता है, तो ये गैमेट्स आपस में मिलते हैं और मिलकर के जाइगोट्स का निर्माण करते हैं। ये जाइगोट्स लगातार डिवीजनों में जाता है, डिवीजनों में जाकर के 8 कोशिकीय स्टेज बना लेता है। जब 8 कोशिकीय स्टेज प्राप्त हो जाती है तो ये कई भागों में डिवाइड होता है। तो इस एम्ब्रियो की बाहरी स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं ये पेरिक्लाइनल डिवीजन में जाती हैं और पेरिक्लाइनल डिवीजन में जाकर के 2 परतों का निर्माण करती हैं। एक एम्फीथीसियम परत का निर्माण करती है जो कि आउटर साइड की तरफ पाई जाती है। सेकंड होती है एंडोथीसियम जो कि अंदर की तरफ पाई जाती है। ये एम्फीथीसियम जो परत होती है जैकेट सेल्स का निर्माण करती है, जबकि एंडोथीसियम जो होती है ये आर्किस्पोरियल सेल्स का निर्माण करती है। तो इस प्रकार यहाँ पर बीजाणुओं का जो निर्माण है आर्किस्पोरियम कोशिकाओं की एंडोथीसियम से होता है। स्पोरोजीनस जो टिश्यू होते हैं ये स्पोरोजीनस टिश्यू भी आगे 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। एक है स्पोर मदर सेल्स का निर्माण करते हैं। ये जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं आगे स्पोरों का निर्माण करती हैं, यानी ये जर्म सेल होती हैं जो जनन में भाग लेती हैं। जबकि दूसरे प्रकार की कोशिकाएं जो बनती हैं उन्हें हम एलेटर्स कहते हैं और ये एलेटर्स जो होते हैं स्टरलाइज सेल होती हैं और ये स्टरलाइज सेल अर्थात जनन में ये भाग नहीं लेती। नेक्स्ट जो करेक्टर है कि कैप्सूल की जो भित्ति है एक या अनेक परतों से निर्मित होती है, यानी एक परत से भी निर्मित हो सकती है या इसमें एक से ज़्यादा परत से भी ये निर्मित हो सकती है। स्टोमेटा यानी कैप्सूल की भित्ति में एस्टोमेटा रंध्र जो होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं। और लास्ट करेक्टर है इसका कि कैप्सूल का जो स्फुटन है ये भी अनियमित प्रकार का पाया जाता है। तो ये करेक्टर्स हेपेटिकोप्सिडा क्लास में पाए जाते हैं। अब मैं सेकंड बात कर रहा हूँ आपसे एंथोसेरोटोप्सिडा जिन्हें हम हॉर्नबर्ट के नाम से जानते हैं। यानी इन पादपों की जो स्पोरोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट की आकृति इलोंगेटेड हॉर्न यानी दीर्घित हॉर्न अर्थात जंतुओं के सींग के जैसी होने के कारण इन्हें हम हॉर्नबर्ट के नाम से भी जानते हैं, हॉर्नबर्ट कहते हैं। अर्थात स्पोरोफाइट की आकृति जंतुओं के सींग जैसी होती है, इसलिए ही हम इन्हें क्या कहते हैं, हॉर्नबर्ट कहते हैं। इन हॉर्नबर्ट पादपों का जो मुख्य पादप होता है वो गैमेटोफाइटी पादप होता है। ये भी थाइलॉइड रूप में पाया जाता है, चपटित होता है, चपटा हो सकता है या पालित भी होता है। यहाँ पर जो मूलाभास होते हैं ये मूलाभास रिजल्ट्स होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, वह चिकनी भित्ति युक्त होते हैं, ओनली चिकनी भित्ति युक्त पाए जाते हैं। जबकि ट्यूबरकुलेटेड क्या होते हैं, यहाँ अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है थैलस का आंतरिक ऊतक, यानी इसकी आंतरिक संरचना जो होती है होमोजीनियस होती है। और होमोजीनियस का अर्थ है कि ये फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन, एयर चैम्बर आदि में ये विभेदित नहीं होती है, अर्थात एक जैसा ही इसमें ऊतक पाया जाता है, इसमें विभेदन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट करेक्टर है कि थैलस के अंदर जो है म्यूसिलेज कैविटी पाई जाती है। म्यूसिलेज क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तो ये चिपचिपा पदार्थ कुछ गुहिकाओं में ये पाया जाता है। तो म्यूसिलेज कैविटी पाई जाती है जिसमें म्यूसिलेज भरा होता है। प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक जो कोशिका होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पायरिनॉइड युक्त होता है। नेक्स्ट है पोधानिया जो होती हैं एंथ्रीडियल चैम्बर्स में
एंडोजीनियसली रूप से परिवर्धित होती हैं। पोधानियाँ एंथ्रीडिया जो होती हैं ये एंथ्रीडियल चैम्बर में यानी ये समूहों में विकसित होती हैं। तो एक एंथ्रीडियल चैम्बर होता है और उस एंथ्रीडियल चैम्बर में एंडोजीनियसली यानी अंतर्जात रूप से क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं, विकास होता है। एंथीडिया का जो विकास है ये अपाक्ष सतह पर हाइपोडर्मल सेल से होता है, जबकि आर्किगोनिया यहाँ पर आर्किगोनिया जो होती है ये थैलस में एम्बेडेड यानी अंदर धसी हुई होती है। जिस प्रकार ये थैलस होता है तो इस थैलस में अंदर ही आर्किगोनिया का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, अंदर ही या क्या होती है, धसी हुई होती है। स्पोरोफाइट जो पादप होता है ये स्पोरोफाइट फुट सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसमें संपुटिका ग्रंथ मैं आपको बता दूं कि ये जो पादप हैं इनमें ये कैप्सूल है और कैप्सूल को ये फुट जोड़ता है। तो यहाँ कैप्सूल और फुट दोनों का मिक्सअप भाग होता है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं इसे हम संपुटिका ग्रंथ कहते हैं। तो ये भाग इसका मेरिस्टेमेटिक होता है, अर्थात इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनमें संपुटिका ग्रंथ जो होता है ये मेरिस्टेमेटिक होता है यानी विभाज्यता की होता है, इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है कि कैप्सूल की जो भित्ति होती है 4 से 6 स्तरीय होती है यानी 4 से 6 लेयर से मिलकर बनी होती है और इसमें जो स्टोमेटा होते हैं ये उपस्थित होते हैं। स्टोमेटा कैप्सूल की भित्ति पर पाए जाते हैं। कॉल्यूमेला जो होती है प्रेजेंट होती है। कॉल्यूमेला के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कैप्सूल है और इस कैप्सूल में नीचे ये फुट से जुड़ा हुआ होता है। तो इस कैप्सूल में मध्य में स्टरलाई कोशिकाओं का एक स्तंभ पाया जाता है। इन कोशिकाओं का जो विकास है एंडोथीसियम की कोशिकाओं से होता है और इस मध्य में आधार से शीर्ष तक पाए जाने वाले स्टरलाई कोशिकाओं के स्तंभ को ही हम क्या कहते हैं, कॉल्यूमेला कहते हैं। इसकी कोशिकाएं स्टरलाई होती हैं अर्थात ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती, तो ये कॉल्यूमेला भी इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट करेक्टर्स है कि एम्पीथीसियम के आंतरिक कोशिका स्तर से आर्कीस्पोरियम का विकास होता है। एम्पीथीसियम यहाँ पर आर्कीस्पोरियम यानी जनन में भाग लेने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, प्रसूतक जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं का जो विकास है वो एम्पीथीसियम से होता है यानी बाहर की जो परत होती है उस परत की आंतरिक कोशिकाओं से इनका विकास होता है। ये जो आर्कीस्पोरियम सेल है आगे डिवाइड होकर के 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। फर्स्ट है स्पोर मदर सेल जिन्हें हम जर्म सेल कहते हैं, ये आगे स्पोरों का निर्माण करेंगी, जबकि दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं ये लेटर्स का निर्माण करती हैं यानी स्टरलाई सेल होती हैं। ये आगे जनन में भाग नहीं लेती, लेकिन यहाँ पर जो लेटर्स सेल्स होती हैं ये आभासी होते हैं क्योंकि इनमें स्थूलन बैंडों का अभाव होता है। और लास्ट करेक्टर है कि कैप्सूल के शीर्ष से आधार की ओर, कैप्सूल का जो शीर्ष है ये आधार से शीर्ष की ओर 2 कपाटों के रूप में क्या होता है, स्फुटित होता है या डेक्सेंस इसका होता है। ये जो करेक्टर्स हैं ये एंथोसेराटोप्सिडा में पाए जाते हैं। अब मैं लास्ट क्लास बात कर रहा हूँ ब्रायोप्सिडा की। यह है ब्रायोप्सिडा जो क्लास है ये पादपों का, ब्रायोफाइट पादपों का सबसे बड़ा वर्ग है, अर्थात इसमें सबसे ज़्यादा पादप इसी में रखे गए हैं और इन पादपों को हम मॉस भी कहते हैं। यहाँ पर डोमिनेंट प्लांट जो होता है, गैमेटोफाइट जो प्लांट होता है ये 2 स्टेजों में पाया जाता है। फर्स्ट है प्रोटोनेमा स्टेज और ये स्टेज जो होती है यानी स्पोरों के जर्मिनेशन से जो अवस्था प्राप्त होती है उसे हम प्रोटोनेमा स्टेज कहते हैं। और ये प्रोटोनेमा स्टेज एक फिलामेंट संरचना होती है जो श्यान होती है, विसर्पी हो सकती है या शाखित तंतुओं के रूप में ये पाई जाती है। सेकंड जो स्टेज होती है वो लीफी स्टेज होती है जिसमें पादप जो होता है ऊर्ध्व है यानी ऊर्ध्व का अर्थ है ये सीधा पाया जाता है, ऊर्ध्व होता है बेलनाकार, इसमें एक्सिस पाई जाती है और इस एक्सिस पर पत्तियां उपस्थित होती हैं। इस प्रकार से इसमें पत्तियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार जो डोमिनेंट प्लांट होता है ये 2 स्टेजों में विभक्त होता है। फर्स्ट प्रोटोनेमा स्टेज ये स्पोर के जर्मिनेशन से प्राप्त होती है। लीफी स्टेज ये पर्नेल अवस्था होती है। गैमेटोफाइट प्लांट जो होता है, यहाँ पर गैमेटोफाइट जो प्लांट होता है ये रिजॉइड्स
वर्टिकल एक्सिस और लीफ में क्या होता है, विभेदित होता है। रिजर्ट्स भी पाए जाते हैं इसमें, एक मध्य में वर्टिकल एक्सिस पाई जाती है और लीफ भी इसमें उपस्थित होती है, जैसा कि मैंने अभी इस चित्र में बताया था। नेक्स्ट कैरेक्टर है, यहाँ पर जो रिजर्ट्स पाए जाते हैं ये मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होते हैं, यानी एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ब्रांचेस्ड होते हैं, शाखित होते हैं एवं इनमें तिर्यक पट्ट उपस्थित होते हैं। तो रिजर्ट्स मल्टीसेलुलर, ब्रांचेस्ड और तिर्यक पट्टों वाले होते हैं। पत्तियां जो होती हैं ये मेन एक्सिस पर सर्पिला क्रम में व्यवस्थित होती हैं। पत्तियां सर्पिल क्रम में पाई जाती हैं, छोटी होती हैं, सरल होती हैं एवं अब्रंत होती हैं, अर्थात इनमें ब्रंत जो होता है अनुपस्थित होता है, लेकिन इनमें जो मिडरिव होती है ये स्पष्ट रूप से पाई जाती है। मध्य सिरा जो होती है स्पष्ट रूप से इनमें पाई जाती है। मेन एक्सिस जो होता है ये शाखित भी हो सकता है अथवा अशाखित। तो कुछ प्लांट तो हम कहते हैं कि कुछ प्लांटों में ये शाखित भी हो सकता है और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ये अशाखित होता है। अक्ष के आंतरिक ऊतक जो होते हैं ये दो भागों में विभक्त होते हैं। एक होता है सेंट्रल कंडक्टिंग रीजन, जैसा कि मैं आपको चित्र में दिखा पा रहा हूँ कि इसमें एक सेंट्रल कंडक्टिंग रीजन होता है और सेकंड जो होता है वो है पेरिफेरल क्षेत्र, यानी मध्य में कंडक्टिंग रीजन होता है जो कि पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, जबकि इससे सेंट्रल भाग को घेरे हुए एक पर्दीय क्षेत्र पाया जाता है जिसे हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, जैसा कि मैं इस चित्र में आपको दिखा पा रहा हूँ। ये सेंट्रल कंडक्टिंग रीजन है और ये है पेरिफेरल रीजन। तो इस प्रकार ये दो आंतरिक रूप से मेन एक्सिस दो भागों में विभेदित होता है। इन पादपों में जो कायिक जनन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी फ्रेगमेंटेशन खंडन के द्वारा होता है, स्पेशली लीफी ब्रांच ऑफ प्रोटोनेमा यानी विशिष्ट प्रोटोनेमा शाखाओं के द्वारा, ट्यूबर्स और जैमा आदि विधियों के द्वारा इनमें कायिक जनन पाया जाता है। लैंगिक अंग जो होता है मुख्य अक्ष या शाखाओं के शिखाग्र पर बनते हैं। लैंगिक अंगों का यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा, इस क्लास के पादपों में लैंगिक अंगों का जो फॉर्मेशन होता है या तो शाखाओं के शिखाग्र पर बनते हैं या मुख्य अक्ष के शीर्ष पर ये बनते हैं। एंथ्रीडिया जो होती है ये क्लब शेप्ड होती है। पोधानी जो होती है क्लब शेप्ड के रूप में पाई जाती है। स्थिरधानी से ब्रंथ होती है, अर्थात इसमें ब्रंथ पाया जाता है। एवं ग्रीवा जो होती है ये अधिक लंबी होती है। एंथ्रीडिया का ग्रीवा वाला जो पार्ट होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ कि एंथ्रीडिया जो होती है ये दो भागों में विभक्त होती है। एक तो होता है वेंटर रीजन और दूसरा होता है नेक रीजन। तो इससे नेक वाले जो रीजन होता है यहाँ पर अत्यधिक लंबा पाया जाता है, यानी इसमें कोशिकाओं की संख्या सामान्यतः 4 से 6 होती है, लेकिन इसमें कोशिकाओं की संख्या जो है ये 40 से 50 कोशिकीय तक हो सकती है। स्पोरोफाइट जो प्लांट होता है वो स्पष्ट रूप से फुट सीटार कैप्सूल में विभेदित होता है, यानी इसमें फुट सीटार कैप्सूल तीनों स्टेज जो होती हैं स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। आर्कीस्पोरियम का जो विकास है प्राय एंडोथीसियम की बाह्य कोशिका इस तरह, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आर्कीस्पोरियम का जो विकास है एंडोथीसियम की बाह्य कोशिका स्तरों या एम्पीथीसियम की भीतरी कोशिका स्तरों से भी हो सकता है या विभेदित होती हैं। अधिकांशतः एंडोथीसियम की बाह्य कोशिका स्तरों से ही होता है। नेक्स्ट है कोलुमेला इसमें उपस्थित होती है, और कोलुमेला के बारे में मैं आपको फिर बता दूं कि कोलुमेला कैप्सूल में पाई जाने वाली आधार से शीर्ष तक स्टरलाई कोशिकाओं का एक स्तंभ होता है, ये भी इसमें उपस्थित होता है। कैप्सूल की भित्ति जो होती है कई कोशिका स्तरों से यानी अनेक कोशिका स्तरों से बनी होती है। इनमें हरितलवक व बाहरी स्तर में रंध्र उपस्थित होते हैं। इनकी कोशिकाओं में हरितलवक पाए जाते हैं और बाहरी स्तर में जो रंध्र होते हैं ये भी उपस्थित होते हैं। और लास्ट कैरेक्टर है कि कैप्सूल के स्फुटन की क्रियाविधि क्या होती है, स्पष्ट होती है, यानी यहाँ पर जो कैप्सूल का स्फुटन है वो स्पष्ट रूप से पाया जाता है, जो कि संपुटिका के शीर्ष भाग में उपस्थित पेरिस्टोमियम टीथ के द्वारा संपन्न होता है। यानी मैं आपको चित्र में बता दूं कि ये कैप्सूल का शीर्ष भाग जो पाया जाता है यहाँ इस शीर्ष भाग में इसमें पेरिस्टोमियम टीथ
नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, यानी वाटर का एब्जॉर्बिशन करके ये कोशिकाएं टूट जाती हैं, जिससे कैप्सूल के अंतर्गत जो स्पोरों का निर्माण होता है ये रिलीज हो जाता है। तो ये पेरिस्टोमियम तीत जो होती हैं ये संपुटिका के स्फुटन में सहायता प्रदान करती हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये ब्रायोफिस्टा क्लास वर्ग के पादपों में पाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।